हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जस्टिस। न्याय देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्याय को लेकर हम सारी बातचीत करेंगे। प्लेटो का न्याय कैसा रहा, अरस्तु का न्याय कैसा रहा, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कैसा रहा और वर्तमान में न्याय किस प्रकार का है, रोमन न्याय का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रीक न्याय का क्या कॉन्सेप्ट है। इन सारी बातों को हम जानेंगे। ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड क्लास की, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीएसआई और ऑप्शनल हो, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप पूरा देखें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं न्याय है क्या। यानी सबसे पहले बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, गुरुजी न्याय क्या है, न्याय का मीनिंग क्या है, न्याय से हम क्या समझते हैं। भाई न्याय है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं क्या न्याय है, तो न्याय के बारे में बताना बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। लेकिन न्याय है कि जब व्यक्ति अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच में संतुलन करे, वही न्याय है। यानी अधिकार और कर्तव्यों के मध्य का जो संतुलन है, उसी को हम न्याय के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, किसी पिताजी के पास 5 बच्चे हैं और उनके पास जमीन है 5 बीघा। अगर पिताजी उन 5 बच्चों के मध्य में अपनी जमीन को बराबर बांट दें, 1-1 बीघा 5 को दे दी, तो पिताजी ने क्या किया, अपने जो अधिकार था, अपना जो कर्तव्य था, अपने कर्तव्य का सही से पालन किया। तो पिताजी ने क्या किया, न्याय किया। और जो बच्चा था, उन बच्चों को अपना अधिकार पूर्ण तरीका से प्राप्त हो गया कि उनका जो अधिकार था कि उन्हें जमीन मिलनी चाहिए, तो उनको जमीन प्रॉपरली मिल गई। तो कर्तव्य पिताजी का कर्तव्य था और बच्चों का अधिकार था। जब कर्तव्य और अधिकार के मध्य में संतुलन स्थापित हो जाए, उसी को हम न्याय के नाम से जानते हैं, वही न्याय है। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि जो आदमी का कर्तव्य होता है, अब मेरा कर्तव्य आपको पढ़ाना, आपका कर्तव्य पढ़ना, व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक से करता नहीं है तो कहते हैं भाई आप न्याय नहीं कर रहे अपने काम के साथ। अधिकार क्या है हमारा, हमारा अधिकार है कि चीज हमें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका अधिकार है कि आपको क्लास मिलनी चाहिए, या मेरा अधिकार है कि मुझे फीस मिलनी चाहिए। अब उस चीज में अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे साथ या आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। दैट्स नॉट एंड सिंपल। तो कर्तव्य और अधिकार के मध्य में जब संतुलन स्थापित होता है, उसी को हम सिंपली न्याय के नाम से जानते हैं कि यही है सर प्योरली जस्टिस है। तो देखिए, न्याय का अर्थ है समाज में अधिकार और कर्तव्यों के मध्य में संतुलन का वितरण होना। आप संतुलन करना, वही न्याय माना जाएगा। न्याय एक ऐसा नैतिक और कानूनी सिद्धांत है। देखो, न्याय एक मोरल और एक लीगल कॉन्सेप्ट है। यानी न्याय आप समाज में देखते हैं तो मोरलिटी के रूप में लोग मानते हैं। भाई इंडिया में न्याय को आप धर्म के नाम से जानते हैं, धर्म है न्याय। वैसे आप देखोगे रोमन में, ग्रीक में, वो न्याय जो है वो एक प्रकार से स्पिरिचुअल, या आप कह सकते हो एक मोरल, कि भाई न्याय आपकी मोरल ड्यूटी है। और कानूनी कैसे है कि वर्तमान समय में आप जानते हो कानून बनी हुई है, तो कानून के अकॉर्डिंग आपको न्याय प्राप्त होता है। तो नैतिक और कानूनी दोनों प्रकार का सिद्धांत है जो समाज में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। आप देखो कि न्याय के माध्यम से समाज में क्या आती है, समानता आती है, निष्पक्षता आती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समाज में अगर न्याय होगा तो समानता आएगी। पिता ने जब अपनी प्रॉपर्टी 5 बच्चों में बांटी तो बराबर बांटी, समानता होगी। और पिता ने उन बच्चों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा ज्यादा प्रिय है या बड़ा बच्चा ज्यादा प्रिय है, ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो पिता ने कैसा व्यवहार किया, पिता ने समान और निष्पक्ष व्यवहार किया लोगों के साथ। जब समान निष्पक्ष व्यवहार होगा, तो जब न्याय होगा, तो न्याय के माध्यम से आप देखोगे समानता आएगी, बच्चों में समानता आई और निष्पक्षता स्थापित होती है समाज के अंदर। ये न्याय का कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल तरीका से आपको बताता है। प्लेटो ने न्याय को मानव आत्मा की प्राकृतिक मांग और गुणों का समन्वय के रूप में परिभाषित किया। देखो, न्याय के सिद्धांत में प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहां बताता हूं, फिर हम अगले स्लाइड में प्लेटो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या कहता है प्लेटो। देखो, प्लेटो का न्याय का जो सिद्धांत है, प्लेटो कहता है न्याय मानव आत्मा की प्राकृतिक मांग और गुणों का समन्वय है। प्लेटो कहता है देखो, हर आदमी के अंदर गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साहसी व्यक्ति है, क्षत्रिय, तो उसके अंदर साहस गुण है। विद्वान यानी जो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर बुद्धि का गुण है। जो एक्चुअली आप देखोगे जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पाद करते हैं, उनके अंदर संयम का गुण है। तो हर व्यक्ति को उस गुण के आधार पर अपना कार्य कर रहा है और वही न्याय है बेसिकली। और इनमें से कोई भी आदमी अपने काम को संतुलित तरीका से करे तो ये चारों के चारों, उसने कहा संयम, उसने कहा साहस, उसने कहा बुद्धि, उसने कहा न्याय, ये चारों एक दूसरे को संतुलित करेंगे तो समाज में क्या स्थापित होगा, न्याय होगा।
तो प्लेटो कहता है गुण के आधार पर न्याय की बात करता है प्लेटो, कि भाई गुण के आधार पर न्याय होना चाहिए। अरस्तु के बारे में बात करेंगे तो अरस्तु न्याय को समान व्यवहार और वितरण न्याय के सिद्धांत पर आधारित बताता है। अरस्तु क्या बताता है? अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट है। एक है वितरण सिद्धांत। तो अरस्तु कहता है कि देखो, जो वितरण होना चाहिए उसका जो आधार है वो बीज गणितीय होना चाहिए, अंक गणितीय नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए है, अब आप में से 10 बच्चे हैं, अब मैं 10 बच्चों को 10 लाख रुपए दूं तो बराबर दे सकता हूं, किसी को 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अरस्तु कहता है नहीं, ये अंक गणितीय हो गया। अरस्तु कहता है कि आप जो वितरण करो बीज गणितीय करो। कैसे करो? अरस्तु कहता है कि आप उन्हें ऐसे बांटो कि जिस बच्चे को ज्यादा जरूरत है उसको आपने 1 लाख रुपए दे दिए, जिस बच्चे को कम जरूरत है उसको आपने 10,000 रुपए दे दिए, किसी को 1.5 लाख चाहिए, किसी को 2 लाख चाहिए, किसी को 20,000 चाहिए। तो जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उस अनुरूप पैसा प्राप्त होना चाहिए, ऐसा अरस्तु मानता है। तो अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट है न्याय को लेकर वो आप कह सकते हैं गुरुजी रेख गणितीय बीज गणितीय है, अंक गणितीय नहीं है। वो ये कहता है कि जिसको जितनी आवश्यकता है उतना बांट दो, यानी समान वितरण आप नहीं कर सकते, ऐसा अरिस्टोटल कहता है। तो ये उसका वितरण का सिद्धांत है, समान नहीं बांट सकते आप चीजों को, जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना आप बांट दो। अब उसका दूसरा जो है समान व्यवहार। समान व्यवहार का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, समान व्यवहार का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है मित्रों कि लेन देन की परिस्थिति में, लेन देन की स्थिति में समान व्यवहार होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने मुझसे 1 किलो चीनी ली तो उसे मुझे 1 किलो चीनी ही वापस करनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने मुझसे 1 किलो घी लिया और उसके बदले में पैसे दिए तो पैसे उस 1 किलो घी के बराबर होने चाहिए। तो लेन देन की स्थिति में जो व्यवहार है वो समान होना चाहिए। भाई 1 किलो घी मुझसे कोई मेरा दोस्त ले गया और 1 किलो घी मेरा कोई दूसरा मित्र ले गया, तो एक को मैंने दिया 500 रुपए केजी, तो दूसरे को भी मुझे 500 रुपए केजी ही देना चाहिए। तो लेन देन में जो व्यवहार होगा वो समान होगा। तो उसमें अंक गणितीय कॉन्सेप्ट की बात करता है कि शुड बी अर्थमेटिकली मींस कि भाई अंक गणितीय होना चाहिए। लेकिन जो वितरण है, वितरण जो है वो बीज गणितीय होना चाहिए। वितरण में आप ये ध्यान नहीं दोगे कि भाई आप बराबर बांटोगे, वितरण में आप इसको ध्यान दोगे कि ये व्यक्ति गरीब है तो इसको थोड़ा ज्यादा पैसे दे दो और ये अमीर है थोड़े से कम पैसे दे दो। ये कॉन्सेप्ट कहता है। कौन कहता है? तो ये अरस्तु का सिद्धांत आपको बताता है। आधुनिक जो समाज है, जैसे मॉडर्न समाज है, तो मॉडर्न समाज में जो न्याय है वो सामाजिक न्याय है, मॉडर्न समाज में आर्थिक न्याय है, मॉडर्न समाज में राजनीतिक समानता पर आधारित है न्याय। यानी आजकल आप देखेंगे तो न्याय क्या है भाई? मॉडर्न समाज में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता। भाई किसी की जाति कुछ है, किसी का धर्म कुछ है, आप सबको बराबर मानोगे, सबके साथ सामाजिक न्याय हो रहा है। आप किसी को आर्थिक न्याय, फॉर एग्जाम्पल आप किसी आदमी को बहुत पैसे दे दो, किसी को बिल्कुल पैसे ना दो तो गलत हो जाएगा। तो समाज में जो धन है उसका संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। समाज में जो धन है उसका वितरण उचित होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए प्रॉपर्टी, धन, उस पर किसी एक का अधिकार ना हो, किसी एक समाज का, किसी एक वर्ग का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही जानोगे राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल समानता की बात करता है फॉर एग्जाम्पल। यानी पॉलिटिकल समानता का मतलब है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होना चाहिए और चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी सबको होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। देखो, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप देखोगे तो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप न्याय स्थापित करोगे समाज में तो न्याय से समानता और स्वतंत्रता बड़ी लिंक है। अगर समाज में न्याय होगा तो समानता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वतंत्रता और समानता के साथ गहनता से संबंधित है, उसका बड़ा तगड़ा लिंक है, यानी समानता स्वतंत्रता के साथ। आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि समान व्यवहार होगा तब भी न्याय हो गया। और अगर न्याय के माध्यम से समानता आएगी, आप देखो आती है भाई, चाहे कोई भी न्याय का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, आप बराबर बांटोगे तब भी आप समान व्यवहार कर रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं, जिसके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए हैं उसे कम पैसे दे रहे हो, जिसके पास नहीं है उसे ज्यादा दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप समानता स्थापित कर रहे हो। तो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो समानता के बारे में बातचीत करता है। यानी दोनों प्रकार से, चाहे आप जो है आरक्षण के माध्यम से समानता लेकर आओ, असमान व्यवहार करके भी समानता आ सकती है। जरूरी नहीं है कि समान व्यवहार करके समानता आएगी, समानता लाने के कई सारे मेथड है। तो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम कहते हैं कि भाई सकारात्मक भेदभाव, आरक्षण, तो
आरक्षण के माध्यम से भी आप सकारात्मक भेदभाव करके भी समानता स्थापित करते हो और समान व्यवहार करके भी समानता स्थापित करते हो। तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये तीनों एक दूसरे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट है, आप इस बात को मान सकते हो। रॉल्स ने न्याय को समाज में प्राथमिक वस्तुओं का उचित वितरण से जोड़ा है। मैं रॉल्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी। देखो, रॉल्स कहता है कि जो समाज में प्राथमिक वस्तुएं, उसका वितरण उचित होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। प्राथमिक वस्तु इसने कहा स्वतंत्रता है, समानता है, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि सभी व्यक्ति को मिलने चाहिए। वोट डालने का अधिकार है, ये सब व्यक्तियों को समान रूप से मिलने चाहिए, ये जॉन रॉल्स कहता है। इसके बारे में डिटेल में हम बातचीत करेंगे। तो ये मैंने एक न्याय का आपको परिचय दिया है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो आप इस क्लास को आगे देखेंगे। देखो, न्याय के कई सारे मानदंड है, कई सारे मानदंड है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्राइटेरिया ऑफ जस्टिस। तो न्याय समानता, योग्यता, आवश्यकता, संतुलन, निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय, वितरण न्याय, प्रतिपूर्ति न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। मैं आपको इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, समानता यानी इक्वलिटी, इक्वल बिहेवियर, योग्यता के आधार पर न्याय करना, आवश्यकता के अनुसार न्याय करना, संतुलन करना, निष्पक्ष व्यवहार करना, प्राकृतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट था, वितरण न्याय का सिद्धांत जो अरस्तू ने दे रखा है, प्रतिपूर्ति न्याय, ये मैं आपको बताऊंगा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। समाज में सभी को बराबर मानना, अर्थव्यवस्था में सभी को बराबर हक देना, संकेंद्र न होने देना, तो आर्थिक न्याय। तो ये कॉन्सेप्ट है 10 के 10, 10 की 10 न्याय के मानदंड है। इन आधार पे आप न्याय को मापते हो। चलिए, तो न्याय को लेकर अब शुरू करते हैं डिटेल में। न्याय को लेकर ग्रीक और रोमन न्याय की अवधारणा जो है, ये सबसे पुरानी न्याय की अवधारणा है। भारत में इसको हम भारत में इसको जो है मानते हैं कि धर्म के नाम से मानते हैं। अब ग्रीक और रोमन में देखोगे तो ग्रीक में जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, रोमन विचारक सिसरो हो गया, इनके न्याय के कॉन्सेप्ट अलग अलग रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो ने के अनुसार न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभाए। प्लेटो कहता है देखो, हर आदमी की अपनी अलग भूमिका है, हर आदमी का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैं टीचर हूं तो मेरा गुण है पढ़ाना, तो मुझे अपना भूमिका निभानी चाहिए। प्लेटो कहता है कि देखो भाई, हर आदमी के अंदर, प्लेटो ने न्याय के 4 गुण कहे हैं, 4 गुण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछ लेता है। जैसे बुद्धि है, अब जिस आदमी बुद्धि है, मान लो कोई बुद्धिमान है, तो उसको बुद्धि वाला कार्य करना चाहिए। किसी आदमी में साहस है, साहस का मतलब है जैसे साहस है तो उसको योद्धा हो गया, क्षत्रिय वाला काम करना चाहिए, बुद्धि साहस है। सहनशीलता यानी प्रोटेक्शन वाले जो काम करते हैं, जो लोग एक प्रकार से आप कह सकते हो इन्हें आप बनिया मान सकते हो, इन्हें आप क्षत्रिय मान सकते हो, इन्हें आप ब्राह्मण मान सकते हो। और न्याय में सबसे श्रेष्ठ बताया, इसने कहा कि देखो 4 गुण हैं, ये 4 गुण हैं, बुद्धि, साहस, सहनशीलता और न्याय। न्याय उसने कहा है कि जब चारों गुणों को, ये तीनों गुणों को आदमी ठीक से करे तो उसी को उसने न्याय माना है। चौथा, उसने न्याय को इस कॉन्सेप्ट में माना है, यानी किसी के पास बुद्धि है, उसका बुद्धि का प्रयोग ठीक से करे, किसी के पास साहस है, साहस का प्रयोग ठीक से करे, और किसी के पास सहनशीलता है, उसका प्रयोग ठीक से करे। और इन तीनों को आपस में बैलेंस करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं साहसी व्यक्ति सब कुछ कर गया तो नहीं, बुद्धि वाला व्यक्ति साहसी व्यक्ति को बैलेंस करेगा, और साहसी व्यक्ति जो है सहनशील व्यक्ति को बैलेंस करेगा, सहनशील व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति को बैलेंस करेगा। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस यानी एक दूसरे को जो है संतुलित करेंगे। ये चौथा कॉन्सेप्ट का यही न्याय होगा। इसी को, चौथे को जोड़ के इसने न्याय कहा। ये बैलेंस जो है, इसी को आप कह सकते हो न्याय है। तो बुद्धि, साहस, सहनशीलता और न्याय, ये सर्वश्रेष्ठ गुण इसने बताए प्लेटो ने, और कहा है कि जो व्यक्ति इनके अनुसार कार्य कर रहा है वही न्याय है। तो प्लेटो का जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो गुण आधारित है, गुण के अकॉर्डिंग है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो ये गुण पे बेस्ड करता है, गुण को आधार मानता है, प्राकृतिक गुण के ऊपर बेस्ड करता है। अरस्तु ने न्याय को समानता और अनुपातिक पर आधारित बताया है। अरस्तु ने, देखो, समानता और अनुपातिकता का मतलब क्या है? एक समान व्यवहार और एक अनुपात में व्यवहार। अरस्तु ने न्याय के वितरण सिद्धांत दिया, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और प्रतिरूपक न्याय, इसे कहते हैं आप कम्यूटेटिव जस्टिस की अवधारणा दी। इसका मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं वितरण न्याय का सिद्धांत क्या है अरस्तु का। वितरण न्याय का सिद्धांत बड़ा सिंपल है कि चीजों का जब आप वितरण करो तो वितरण जब भी होगा वो रेख गणती होगा। यानी वितरण जब भी आप करोगे तो आप चीजों को ऐसे बांटो कि जिस आदमी को जितनी आवश्यकता है
उस आवश्यकता के अनुसार बांटो। सभी को बराबर नहीं बांटना है, क्योंकि यही आनुपातिकता स्थापित करेगा। भाई आप सभी को बराबर बांट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मान के चलो मेरे पास 5 रोटी हैं, अब एक आदमी को बहुत भूख लगी है, एक आदमी कह रहा है मैं भी खाना खा के आया हूं, तो जिसको ज्यादा भूख लगी उसको 2 रोटी दे दूंगा मैं। भाई 5 आदमी को मुझे खाना बांटना है, एक कॉन्सेप्ट है मैं सबको एक एक रोटी बांटू, एक कॉन्सेप्ट है जिसको ज्यादा भूख लगी उसको 2 रोटी दूं, जिसे कम लगी उसे 1 रोटी दूं। भाई जो गरीब है उसे ज्यादा दूं, जो अमीर है उसे कम दूं। तो यही मानता अरस्तु, ये कहता है कि जो वितरण न्याय का सिद्धांत है, इसमें आप अंक गणितीय फॉर्मूला प्रयोग नहीं कर सकते कि आपने 5 रोटी इक्वल टू 5 आदमी बराबर टू 1 रोटी टू बराबर आदमी। ये तरीका गलत है। भाई एक तरीका हो सकता है, एक मेथड हो सकता है कि आपके पास 5 रोटी है और आपने कहा गुरुजी 5 रोटी, मतलब 5 रोटी है आपके पास, आपने गुरुजी 5 रोटी, तो 5 रोटी को आपने क्या किया, ऐसे करके बांट दिया। 5 रोटी बराबर 5 आदमी, यानी 1 आदमी गुणा 1 रोटी बराबर 5 रोटी। लेकिन अरस्तु कहता है नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये अंक गणितीय कॉन्सेप्ट है, ये वितरण न्याय के सिद्धांत में नहीं चल सकता। तो ये इसका वितरण न्याय का सिद्धांत है। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि वितरण न्याय जो है वो अंक गणितीय चीजों को नहीं मानता है, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये अंक गणित को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा आता है प्रतिपूरक न्याय, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव जस्टिस की अवधारणा, जो समानता पर आधारित है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग ये है कि देखो भाई, जब 2 व्यक्तियों के बीच में चीजों का अदला बदली हो, जब 2 व्यक्तियों को एक दूसरे को कोई चीज देनी हो, उसमें आप समानता का कॉन्सेप्ट स्वीकार करोगे, वहां समानता होगी। जो आदमी न्याय करने वाला आदमी होगा वो दंड इस आधार पर देगा कि व्यवहार समान हुआ है या असमान हुआ है। यानी अगर आपने किसी को दिया तो आपको समान मात्रा में कोई चीज प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिया है तो समान मात्रा में कुछ आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये कहता है कि समान मात्रा में चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो यहां ये कहता है अंक गणितीय फॉर्मूला चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मानकर चलो कि भाई आप जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि आपने किसी आदमी को रोटी बेची, तो एक रोटी आपने किसी आदमी को बेची 10 रुपए की, तो दूसरे आदमी को आप दूसरी रोटी बेची, दूसरे आदमी को आपने 2 रोटी बेची या 1 रोटी और बेची, तो बेच दिया आपने 5 रुपए की। तो ये गलत है, ये गलत है। इस कॉन्सेप्ट में आप अंक गणितीय फॉर्मेशन का प्रयोग करोगे और ये बराबर मात्रा में आपको बेचना होगा, यानी बराबर आपको चार्जेस करने होंगे। अगर नहीं करोगे तो जो न्याय देने वाला व्यक्ति वो आपको दंड देगा। ये कॉन्सेप्ट है अरस्तु का, बड़ा सिंपल है। तो ये क्या मानता है, आप 2 बातें याद रखेंगे कि ये वितरण न्याय में रेख गणितीय बात को मानता है और जो प्रतिपूरक न्याय है इसमें अंक गणितीय कॉन्सेप्ट को मानता है। चलिए बहुत बढ़िया। रोमन न्याय प्राकृतिक अधिकारों और विधिक व्यवस्था पर केंद्रित था। अब जो रोमन का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो ग्रीक हो गया, अब रोमन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक अधिकारों तथा विधिक व्यवस्था पर सिस्टम है, यानी प्रोसीजरल जस्टिस है। अगर आप बात करोगे रोमन के न्याय की तो प्रोसीजर की बात करता है। इसका पूरा ध्यान है कि जो प्रोसीजर है वो इक्वल रहना चाहिए, प्रोसीजर ठीक रहना चाहिए। यानी बांटने का जो प्रोसीजर है, इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है, इस पर कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लो मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए नहीं 1000 रुपए। अब 1000 रुपए मुझे 10 आदमियों को देने, तो मेरा जो बांटने का तरीका है वो प्रोसीजर जो है वो बराबर रहे, वो ठीक रहे। उसका बेनिफिट किसको क्या मिलेगा ये अलग बात है, यानी तरीका मेरा ठीक रहना चाहिए। तो जो रोमन का जो कॉन्सेप्ट है ये विधिक व्यवस्था पर ज्यादा आधारित है। रोमन विचारक सिसरो ने न्याय को कानून के अनुरूप आचरण कहा, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो कानून का है वो कानून सबके लिए समान है, कानून सबको इक्वल मानता है, ये रोमन का कॉन्सेप्ट है। तो ये कानून को ध्यान मानते हैं, और जो ग्रीक है वो गुण को ज्यादा ध्यान रखते हैं, गुण पे बेस्ड है। ग्रीक और रोमन न्याय में नैतिकता और विधिकता का गहरा संबंध है। यानी कैसे, देखो नैतिकता जो है वो प्लेटो वगैरह मानते हैं, ग्रीक लोग मानते हैं, गुण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। और जो रोमन वाले हैं ये विधिता की बात करते हैं, लीगलिटी की बात करते हैं। तो लीगलिटी को विशेष ज्यादा ध्यान देते हैं। इनमें कॉन्सेप्ट जो है वो लीगलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नजरिए से, विधिता इनके मामले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमेशा लॉ की बात करेंगे, और वो ग्रीक वाले जो है वो हमेशा नैतिकता की बात करेंगे, मोरलिटी की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो न्याय की अवधारणाओं का विकास कैसे कैसे हुआ है
न्याय की अवधारणा कैसे कैसे डेवलप हुई है, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट रहा है, इसके बारे में हल्की हल्की बातें जानते हैं। हालांकि सब आपको समझने होंगे। हॉब्स ने न्याय को राज्य के आदेशों का पालन बताया। हॉब्स कहता है कि देखो, न्याय का सीधा सा मतलब है कि जो स्टेट आपको कहना चाह रहा है वो स्टेट वाला काम आप कर दो, राज्य वाला काम आप कर दो। ये समझ में भी आ रहा होगा। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को कैसी मानता था, तो स्टेट के बारे में बात करता है हमेशा। स्टेट जो कह रहा है वही सत्य है, ये हॉब्स बोलता है। लॉक, रूसो और कांट ने न्याय को स्वतंत्रता, समानता और कानून के समन्वय से जोड़ा है। देखो, लॉक प्राकृतिक व्यवस्था को अच्छी मानता है, रूसो कांट ये कहते हैं कि न्याय जो है वो स्वतंत्रता, समानता की स्थापना करे। इनका कॉन्सेप्ट ये है। जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया है, क्योंकि जॉन लॉक क्या है, व्यक्ति को ज्यादा अच्छा मानता है, प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, व्यक्ति के लिए अच्छा सोचता है। ये कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, तो अधिकार मिले किसी व्यक्ति को, ये जॉन लॉक ज्यादा ध्यान देता है न्याय के कॉन्सेप्ट में। रूसो ने न्याय को समानता और सामूहिक सहमति से जोड़ा है कि भाई सबको समानता मिले और समानता सबके बीच में सामूहिक सहमति से हो। बेंथम और मिल ने उपयोगितावाद के आधार पर न्याय को परिभाषित किया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बेंथम और मिल इस बात को मानते हैं कि भाई ज्यादा से लोगों को ज्यादा सुख मिल जाए वही न्याय है। मार्क्सवाद ने न्याय को वर्गहीन समाज और आर्थिक समानता के सिद्धांत से जोड़ा है कि जो वर्गहीन समाज है, जो क्लासलेस पीपुल है और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको कुछ मिले और आर्थिक समानता की स्थापना हो, वही न्याय है। 19वीं शताब्दी में न्याय को पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली के साथ जोड़ा गया। ठीक है, कि न्याय जो है, जो पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली आई, उसमें किसके पास रिसोर्सेज जा रहे हैं, अगर रिसोर्सेज एक ग्रुप के पास जा रहे हैं तो न्याय नहीं है, किसके पास उत्पादन की प्रणाली आ रही है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक कल्याण, देखो ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है जॉन रॉल्स, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना ही है। ये जो जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, सबका विकास होना चाहिए। ये जॉन रॉल्स में उपयोगितावाद में डिफरेंस है, वो सबके कल्याण की बात करते हैं, सब अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास। ये कहता है अधिकतम लोग नहीं, मिनिमम लोगों की बात भी करो भैया। अधिकतम लोग अधिकतम विकास कर दोगे तो जो न्यूनतम उनको कौन सोचेगा। ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट देता है। वेलफेयर स्टेट के उदय की बात करता है, यही करता है जॉन रॉल्स करता है। उदारवाद ने न्याय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भलाई के संतुलन के रूप में देखा है। जो उदारवादियों का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वतंत्रता की बात करते हैं कि न्याय का जो मतलब है व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले। तो उदारवादियों का कॉन्सेप्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी अधिक से अधिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त हो। उदारवाद का तो कॉन्सेप्ट ही आप जानते हैं कि उदारवाद का मतलब लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म सीधी सी बात करता है कि भाई अधिकतम लोगों को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, वही न्याय है। कांट ने न्याय को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों स्वतंत्रता के आधार पर परिभाषित किया है। नॉजिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉजिक ने न्याय को व्यक्तियों और अधिकारों की संपत्ति की सुरक्षा के रूप में देखा है कि जो व्यक्ति की संपत्ति है उसकी सुरक्षा हो जानी चाहिए, ऐसा नॉजिक मानता है। तो नॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वाधिकारवाद या संपत्ति को लेकर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आएगा। नॉजिक संपत्ति की बात करता है कि भाई जो संपत्ति है ना, उसका जो वितरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसको लेकर ये बात करता है। तो संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई किसी की संपत्ति ले जाएगा। ठीक है, उसके बारे में नॉजिक बात करेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रक्रिया न्याय। प्रक्रिया न्याय यानी ये जो मॉडल है ना, प्रक्रिया न्याय का मतलब है प्रोसीजरल जस्टिस जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे प्रोसीजरल जस्टिस यानी प्रक्रिया न्याय। तो प्रोसीजरल जो जस्टिस है ये प्रक्रिया की बात करता है कि न्याय देने की प्रक्रिया कैसी है। इसे हम प्रोसीजरल जस्टिस के नाम से जानते हैं, न्याय देने की प्रक्रिया कैसी है। तो प्रक्रिया न्याय का मतलब है कि निर्णय लेने की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया, यानी जब आप न्याय दे रहे हो तो न्याय की जो प्रक्रिया है ना वो ठीक होनी चाहिए, प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, रिजल्ट से मतलब नहीं है। यानी जो प्रोसीजरल जस्टिस बात करता है कि जो आपकी प्रक्रिया है, प्रक्रियात्मक न्याय भी कहते हैं आप। जो आपका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अगर खराब है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो खराब होगा। यानी प्रोसीजर जो है वो ठीक होना चाहिए, रिजल्ट से मतलब नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, भारत के संविधान में, या आप देखते होंगे, तो प्रक्रिया न्याय का मतलब है निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। जिस प्रकार से आप न्याय कर रहे हो
वो प्रक्रिया ठीक हो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं अगर 1000 रुपए को बांट रहा हूं, अगर वो प्रक्रिया निष्पक्ष है तो न्याय हो जाएगा। ये प्रक्रिया पर ध्यान देता है कि आप कैसे बांट रहे हो, ये इस पर ध्यान देता है कि उससे परिणाम क्या आएगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है प्रक्रिया ठीक हो। अगर मेरे पास 1000 रुपए तो 1000 रुपए में समानता से बांटूं, एक आदमी को 100 रुपए दे दूं तो 10 लोगों में 1000 रुपए मेरे बट गए, प्रक्रिया ठीक हो गई। भारत में से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के नाम से जानता है, इसे बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी जो कानून है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कानून की देवी अंधी है, तो कानून की जो देवी है वर्तमान तो उसकी आंखें खुल गई हैं, अब तो कानून की देवी अंधी नहीं है, मॉडर्न अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो अब तो कानून की देवी की आंखें खुली हुई हैं। लेकिन कानून की देवी प्रक्रिया पे ध्यान देती है, ये नहीं ध्यान देती मेरे सामने कौन खड़ा है, कोई अमीर है या कोई गरीब है। तो ये क्या है, प्रक्रियात्मक न्याय है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में प्रोसीजर ऑफ फेयरमैन कहा जाता है। यानी आप सभी की प्रक्रिया बराबर रहनी चाहिए, प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रक्रिया न्याय केवल कानून की प्रणाली तक सीमित नहीं है, इसे अन्य सामाजिक और संस्थागत संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है। यानी हर मामले की जो प्रक्रिया है, न्याय करने की जो प्रक्रिया है वो ठीक होनी चाहिए। तो प्रक्रियात्मक न्याय को आप सिंपल भाषा में समझो, अगर इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोसीजर है वो करेक्ट होना चाहिए, प्रक्रिया जो है वो सही होनी चाहिए। न्याय देने की प्रक्रिया, तो प्रोसीजर जस्टिस प्रक्रिया पर ध्यान देता है, परिणाम पर नहीं। बस फिर आप समझ जाओगे चीजों को। प्रक्रिया न्याय के मॉडल क्या है, तो इसके अंदर कई प्रकार के मॉडल है, जैसे आउटकम मॉडल है, संतुलन मॉडल में सहभागिता मॉडल है, संतकता मॉडल है, निर्णयकर्ता की निष्पक्षता मॉडल है, आवाज और प्रतिद्वंद के बाद मॉडल में पारदर्शिता है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक विश्वसनीयता है, वित्तीय न्याय है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं आउटकम मॉडल, यानी जब भी आप प्रक्रिया अपनाओगे तो प्रक्रिया आउटकम मॉडल बोलता है कि जो आउटकम है वो किस प्रकार से आ रहा है प्रक्रिया का, तो इसे आउटकम मॉडल के नाम से जानते हैं। आपको रटने पड़ेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस प्रक्रिया का आउटकम किस प्रकार से आ रहा है। आउटकम मॉडल है संतुलन मॉडल, कि जब आप प्रक्रिया अपना रहे हो तो प्रक्रिया संतुलित होनी चाहिए। सहभागिता मॉडल, उस प्रक्रिया में सहभागिता होनी चाहिए, यानी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जैसे आप न्याय किसी को दे रहे हो तो उसमें सहभागिता रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। निर्णयकर्ता की निष्पक्षता, जो भी जज है जो निर्णय कर रहा है वो निष्पक्ष रहे, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, वो निष्पक्ष रहना चाहिए। आवाज और प्रतिनिधित्व, वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी जो लोगों की जो आवाज है, लोग जो बात कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है ऐसे न्याय के बारे में, प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया को जब आप बनाओ ना तो उसमें आप लोगों की आवाज को ध्यान दो, लोगों की क्या राय है। प्रक्रिया पारदर्शी रहनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, और न्यायिक विश्वसनीयता रहे कि उसका पालन ठीक प्रकार से हो, और वित्तीय न्याय, फाइनेंशियल जस्टिस, इन सारे एलिमेंट्स को आपको ध्यान देना होगा। तो ये इसके न्यायिक मॉडल के कुछ तत्व हैं कि प्रक्रिया न्याय इन चीजों पर आधारित है। जब भी आप प्रक्रिया को बनाओ तो प्रक्रिया का जो आउटकम है वो ठीक आए, उससे आउटकम मॉडल कहते हैं। आउटकम मतलब परिणाम, परिणाम जो है, अब ये मत मानना कि परिणाम तो सर आप दिखता ही नहीं है, परिणाम नहीं दिखता है, लेकिन जो प्रक्रिया का परिणाम है वो कैसा आएगा। न्याय बांट दिया आपने, उसका समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये अलग बात है, प्रक्रिया का परिणाम कैसा आएगा इसकी बात करता है। संतुलन मॉडल, सहभागिता है नहीं आपस में लोगों की, कंसिस्टेंसी है या नहीं, इन सारी चीजों की बात करता है। तो ये आपको 2 2 4 और 5 एक तरफ होंगे, 5 1 2 3 4 5, यहां 10 के 10 आपको एक बार देख लेने पड़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो देखो 2 प्रकार का न्याय होता है, एक है प्रोसीजरल जस्टिस, इसे आप नाम देते हैं आप प्रक्रिया की बात, जो प्रक्रिया की बात करता है इसे प्रोसीजरल जस्टिस के नाम से आप जानते हैं, यानी प्रक्रिया। और दूसरा आता है परिणामित न्याय या सामाजिक न्याय। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा ध्यान देता है कि उसका परिणाम कैसे आ रहा है, यानी आपने 2 प्रकार के न्याय के कॉन्सेप्ट सुने होंगे। एक आता है प्रोसीजरल जस्टिस, जो प्रोसीजर की बात करता है, और एक होता है कि भाई उसका परिणाम कैसे आ रहा है। तो परिणाम यानी सामाजिक न्याय के नाम से भी आप इसे जानते हैं, जो इसका परिणाम किस प्रकार से आ रहा है, सामाजिक न्याय, उस कॉन्सेप्ट के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य है व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना, ताकि व्यक्ति को वैध अपेक्षाएं पूरी हो सके। अब देखो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है सामाजिक न्याय का, वो समाज में समानता स्थापित करना है। आपने प्रोसीजर अपनाया
और प्रोसीजर के माध्यम से समाज में स्थापना हुई सामाजिक न्याय की, ये सामाजिक न्याय है। यानी जो व्यक्ति गरीब है उसको पैसे मिले, गरीबी दूर हुई, समानता स्थापित हुई, ये परिणाम के ऊपर बातचीत करता है। ये सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर आरक्षण है। भाई दो कॉन्सेप्ट है, आप कह रहे हो कि नौकरी में किसी को सबको समानता मिलेगी, तो क्या है वो पहला वाला न्याय है, प्रोसीजर जस्टिस है। लेकिन अब सबको बराबर मानेंगे नौकरी में, तो जो लोग पिछड़े हैं, जिनके पास पहले से नौकरियां नहीं है, उनको अगर आप आरक्षण नहीं दोगे तो उन्हें तो कोई नौकरियां प्राप्त होंगी नहीं, तो उनको नौकरियां कैसे प्राप्त होंगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सामाजिक न्याय ही आपको समझाता है। तो दो प्रकार का न्याय हो गया, एक आपका प्रक्रियात्मक न्याय हो गया जिसे हम प्रोसीजरल जस्टिस के नाम से जानते हैं, और एक आपका एक परिणामात्मक वाला न्याय हो गया कि जिसका परिणाम जो है वो किस प्रकार से आ रहा है, या जिसको हम सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं कि उसका सामाजिक न्याय किस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड के लिए मैं पानी पी लूं, एक सेकंड। चलिए दूसरा, अब यहां से आगे स्टार्ट कर देते हैं एक बार। दूसरा, जो दूसरा न्याय है उसको आप सामाजिक न्याय, यानी इसको तात्विक न्याय के नाम से भी जानते हैं। आप इसे तात्विक न्याय के नाम से भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूटिव जस्टिस भी इसे कहते हैं, तात्विक न्याय। इसका एक दूसरा नाम है, कभी एग्जाम में अगर आपको पूछ ले कि तात्विक न्याय क्या है, तो इसको तात्विक न्याय के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है तात्विक न्याय का, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आप उसका परिणाम कैसा ले रहे हो, उसका परिणाम किस प्रकार का आ रहा है। परिणाम फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या कहता है, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना ताकि व्यक्ति को वैध अपेक्षाएं पूरी हो सके। तो ये परिणाम की बात करता है। तात्विक न्याय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। व्यक्तिगत अधिकारों को सामुदायिक हितों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है जिससे सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित हो सके। व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक हितों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब समझो, भाई किसी व्यक्ति का अधिकार है कि उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, या कोई जनरल कैटेगरी का आदमी कहता है कि सबको समानता मिलनी चाहिए नौकरी में, तो व्यक्तिगत जो अधिकार है उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर दे रहे हैं कि भाई सबको समानता नहीं देंगे, सबका अधिकार है सबको पैसे बराबर मिले, लेकिन सबको पैसे नहीं देंगे। तो देखो, व्यक्ति के हितों को, सामुदायिक हितों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जिससे सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित हो, सबका कल्याण हो सके। भाई अगर मैं 1000 रुपए सब बच्चों में बराबर बांटूंगा तो हो सकता है सबका कल्याण नहीं होगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, और अमीर के पास पहले से ही पैसे थे, 100 रुपए और ऐड हुए और ऊपर चला गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि व्यक्तिगत अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, सामुदायिक हितों को प्रतिबंधित करके आप समाज के कल्याण की बात करो। तो ये तात्विक न्याय है, सामाजिक न्याय है, ये सोशल जस्टिस की बात करता है। वही देखो आरक्षण सेम बात कर रहा है। आरक्षण, सामाजिक न्याय समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, समानता की बात करता है। लेकिन देखो समानता कैसे, परिणाम एवं समानता समान आनी चाहिए। अब ये समानता की परिणाम की बात कर रहा है, और ये समानता की प्रक्रिया की बात कर रहा है, ये परिणाम की बात कर रहा है। और समाज में अधिकारों को वितरण में सुधार करता है। समाज में जो अधिकारों का वितरण है उसके सुधार की बात करता है। यानी जो वितरण हो, जो बटे, वो ठीक प्रकार से बटे, यानी जो वितरण है वो सही प्रकार से आना चाहिए, सबको ठीक प्रकार से मिले, जिनके पास जो पिछड़े उन्हें ज्यादा मिले। सामाजिक न्याय नीतियों और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती हो सकती है और राज्य की शक्ति बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं राज्य हूं, अब मेरी शक्ति अगर तुम नहीं बढ़ाओगे, अब व्यक्ति तो कहेगा कि मैं मुझे बराबर दो, मुझे बराबर दो। भाई हमारे कंट्री में संपत्ति का अधिकार को हमने छीन लिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा अधिकार नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अगर व्यक्ति का अधिकार रहेगा तो जिस आदमी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, मान के चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आदमी के पास जमीन है, उसके पास 50 बीघा जमीन है। अगर उस आदमी के पास 50 बीघा जमीन है और एक आदमी के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो ये 50 बीघा व्यक्ति, अगर जमीन वाला व्यक्ति के अधिकार को अगर आप मजबूत करोगे तो राज्य को क्या करना पड़ेगा?
भाई अगर राज्य को शक्ति दोगे तो राज्य को क्या करना पड़ेगा, राज्य इसकी जमीन को, इसके अधिकार को कंप्रोमाइज करके इस 50 बीघा में से 10 बीघा जमीन इस आदमी को बांटेगा जिसके पास जमीन नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इसके अंदर से क्या आता है कि राज्य की शक्ति बढ़ती है और जो व्यक्ति है जिसके पास जमीन है उसकी स्वतंत्रता में कटौती हो गई, क्योंकि उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, उसका आर्थिक अधिकार आपने काट दिया, उसकी जमीन आपने उससे छीन ली और उसकी जमीन आपने दूसरों को बांट दी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ गुरुजी, इसके माध्यम से बड़ी सिंपल सी बात है गुरुजी, स्थापित तो सामाजिक समानता ही होगी ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। राज्य की शक्ति, भारतीय संविधान में आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय को संतुलित करने के लिए, अंतिम समानता प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया और यह तात्विक न्याय का सिद्धांत है, सब्सटेटिव जस्टिस का सिद्धांत है, इसे सामाजिक न्याय कहते हैं। तो बड़े सिंपल तरीका से आप समझ सकते हैं। तो न्याय के दो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए, एक तो आपकी समझ में आया प्रक्रियात्मक न्याय क्या है, प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, और दूसरी आपकी समझ में आया तात्विक न्याय क्या है, यानी सामाजिक न्याय क्या है। तो ये प्रक्रिया पे ध्यान देता है, ये परिणाम पे ध्यान देता है, ये प्रक्रिया की समान बात करता है, ये परिणाम की समान बात करता है, ये व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकार की बात करता है, ये राज्य को शक्ति देता है, राज्य को अधिकार देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कंप्रोमाइज किया जा सकता है, इससे भी समानता आती है, इससे भी समानता आती है, इसमें समान व्यवहार है, इसमें समाज में समानता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट। अब रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। हालांकि आपने जॉन रॉल्स का टॉपिक पढ़ा है, तो जॉन रॉल्स न्याय लाने के लिए क्या कहता है। देखो, जॉन रॉल्स कहता है जिस समाज में न्याय है, न्याय को सबसे अच्छा सद्गुण मानता है वो समाज का, और कहता है जिस समाज में न्याय है उस समाज में कोई दिक्कत कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि न्याय को सबसे बड़ी चीज मानता है जॉन रॉल्स। अब न्याय लाने के लिए जॉन रॉल्स ने एक सिद्धांत दिया जिसमें अज्ञान का पर्दा, जानते हो, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को ले जाता है। कहता है कि भाई न्याय आज की समाज में तो होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति को पहले ले जाता है, अज्ञान का पर्दा डाल देता है, अज्ञान का पर्दा डाल देता है, यानी समाज को प्राकृतिक अवस्था में ले जाता है। उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को तर्क क्षमता का तो बोध होता है, लेकिन उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति ये नहीं जानता कि मेरी जाति क्या है, मेरा समुदाय क्या है, मेरा लिंग क्या है, मेरी कास्ट क्या है। और व्यक्ति जब वहां न्याय करता है तो सबको बराबर तरीका से चीजें करता है कि उसे पता नहीं कि उसको क्या प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जैसे कोई केक है, अब बचपन में आप लोगों ने खूब केक वेक खाए जम के। जब केक की कटिंग होती है, जो आदमी केक काटता है उस आदमी को ये पता नहीं होता कि कौन सा केक का पीस मुझे मिलेगा, तो सारे केक के पीस बराबर काटता है, पता नहीं भाई मुझे कौन सा केक मिल जाए। तो ये जब भी पॉसिबल है, जो आदमी को पता नहीं है कि मुझे कौन सा केक का पीस मिलेगा, तो सारे केक को बराबर काटता है। आपको याद होगा बचपन में हम जो लोग थे, बचपन में जब हम, आपका भी बचपन होगा, खत्म हुआ, हमारा ही बचपन था, हमारे पापा सर्दियों में रेवड़ी या मूंगफली लेके आया करते थे। अब जब रेवड़ी मूंगफली लेकर आया करते थे, तो जब हमें ये मिलता था कि रेवड़ी मूंगफली बांटनी है, तो दो तरीके थे। अगर हमें पता हो कि लास्ट वाली मैं ही रखूंगा तो सबको थोड़ी थोड़ी देता था, अपने अकॉर्डिंग बांट दी। लेकिन जब पता हो, कह दिया घर वालों ने कि भाई इसको 4 हिस्सों में बांट दे, अब पता नहीं घर वाले कौन सा हिस्सा तुमसे कह दें कि तुम्हें कौन सा हिस्सा प्राप्त होगा, आपने क्या किया, जो पूरी मूंगफली है उनको आपने 4 हिस्सों में ऐसे करके बांट दिया। तो पता आप कोशिश क्या करते हो, आप पूरी कोशिश करते थे उस समय, आप याद करो अपने बचपन को, कि मूंगफली गिन के बांटते थे कि भाई 20 मूंगफली तेरी, 20 इसमें है और 20 इसमें है और 20 इसमें है। और देखो कभी कभी जिस आदमी की नीयत खराब होती थी, उसको पता था इसमें 22 है, सबसे उसको लपकता था वो। लेकिन तो रॉल्स क्या कहता है, रॉल्स कहता है अज्ञान का पर्दा होगा, आदमी को पता ही नहीं मुझे कौन सी मिलेंगी। तो न्याय करने वाला आदमी क्या करेगा, वो बराबर बांटेगा, सबको बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे सिंपल उदाहरण क्या हो सकता है रॉल्स को समझने का, तो अज्ञान का पर्दा गिराता है। अब रॉल्स की थ्योरी जो जस्टिस पुस्तक में अपने विचार से प्रस्तुत किए, रॉल्स ने न्याय को प्राथमिक वस्तुओं के उचित वितरण से जोड़ा है, प्राइमरी गुड्स की बात करता है। इसके प्राइमरी गुड्स क्या है, इसका प्राइमरी गुड्स है स्वतंत्रता, सबको बराबर मिलनी चाहिए, सबको जो है एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार सबको बराबर मिलनी चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुओं का जो वितरण करता है, प्राथमिक वस्तुओं का ये बराबर करता है, लेकिन ये भी जानता है कि सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं का वितरण समान समाज में हो ही नहीं सकता,
तो सामाजिक आर्थिक वस्तुओं के वितरण के लिए ये प्राकृतिक अवस्था का बोध कराता है, और उस प्राकृतिक अवस्था में जाकर ये कहता है कि भैया कैसे आप चीजों को बराबर बांटोगे, आप अज्ञान का पर्दा गिराओ। लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे रॉल्स बाबा तुम कैसे कह रहे हो कि आदमी सब भूल जाएगा। तो ये कहता है कि इसी के माध्यम से समाज में सष्ट शिष्ट समाज बनेगी, अच्छी समाज बनेगी, और तभी व्यक्ति न्याय करेगा। तो प्राथमिक वस्तुओं को सबको समान बांटने की बात करता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानताएं समाज में है, इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन एक बात और है इसकी, ये भी कहता है कि सामाजिक आर्थिक समान वस्तुओं का जब वितरण हो तो उस आदमी को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए जो आदमी ज्यादा पिछड़ा है। यानी जॉन रॉल्स भी सकारात्मक भेदभाव की बात करता है कि जब आप आर्थिक वस्तुओं को बांटे तो आप समान मत बांटो, असमान बांटो, लेकिन असमानता को करने का फायदा उस आदमी को मिले जो समाज में समान नहीं है। यानी अगर मैं पैसे बांट रहा हूं और असमान बांट रहा हूं, या समाज में इज्जत बांट रहा हूं और असमान बांट रहा हूं, तो बांटो असमान। लेकिन जब मैं पैसे बांट रहा हूं तो अगर मैंने किसी आदमी को 1 लाख दिए, दूसरे आदमी को 2 लाख दिए, तीसरे आदमी को 10 लाख दिए और एक आदमी को 10,000 दिए, तो मैं ऐसे बांटू कि जिस आदमी के पास कुछ नहीं था उसको 10 लाख मिले। यानी समाज में जो लोग मिनिमम स्टेज पर हैं उन्हें मैक्सिमम प्राप्त हो, जिससे उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक स्थिति, उसका उत्थान हो रहे मेरे लाडलो। ऐसी बात करता है जॉन रॉल्स। ये जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो जिनके पास कुछ नहीं है ना, उनको कम से कम ज्यादा बेनिफिट मिले, उनकी स्थिति जब ज्यादा सुधरे। तो सामाजिक आर्थिक वस्तुओं के वितरण में ये कहता है असमानता है, स्वीकार करता है। लेकिन मेरे लाडलो उस असमानता के लिए कहता है कि जब आप चीजों को बांटे तो उस आदमी को ज्यादा मिले जो ज्यादा स्थिति खराब की पोजीशन में है। लेकिन जो प्राथमिक वस्तुएं उनके वितरण को ये समान मानता है, उनके वितरण को कहता है उचित तरीका से करना चाहिए। प्राथमिक वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, सामाजिक वस्तुएं जैसे धन, अधिकार, और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य। ठीक है, रोल्स ने मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन और अज्ञान के पर्दे की अवधारणा को प्रस्तुत की है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वही अज्ञान का पर्दा। जब अज्ञान का पर्दा गिरेगा तो जो बांटने वाला आदमी है उसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बांट रहा हूं, उसे पता नहीं रहेगा कि मुझे क्या मिलेगा। उस व्यक्ति का तर्क क्षमता होगी। कुछ लोग आरोप लगाते हैं रॉल्स के ऊपर कि रॉल्स ही मानता है कि आदमी पागल हो जाएगा, उसे पता नहीं है। नहीं, उसको पता है उसे क्या मिले, उसको पता है वो क्या कर रहा है। यानी आदमी जो है वो अज्ञानी का पर्दा उसकी चेतनाओं, चेष्टाओं के ऊपर है। वो अपने व्यक्तिगत हितों को भूल जाएगा, सिर्फ उसकी तर्क क्षमता के लिए नहीं है। वो तार्किक है लेकिन वो अपने आर्थिक, अपने स्वयं हित को भूल गया है। उसको ये नहीं पता कि मैं कौन सी समाज में हूं, मैं कौन सी जाति में हूं, और मुझे कौन सा केक का पीस मिलेगा, मुझे कौन सी मूंगफलियां मिलेंगी। तो बराबर बांटेगा, सबको बराबर मानेगा। चलिए, न्याय के 2 सिद्धांत दिए गए, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, 2 असमानताओं के औचित्य का सिद्धांत। और जो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो मैंने बोला सबको बराबर बांटो, प्राथमिक वस्तु में आ गई। और असमानताओं के औचित्य का सिद्धांत यही है जो मैंने आपको क्लियर किया अभी, कि अगर आपको असमानता रखनी है तो असमानता का फायदा उस आदमी को ज्यादा मिलना चाहिए जो आदमी सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसका, यही लोक कल्याणकारी राज्य है, और ये भी सकारात्मक भेदभाव की बात करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। बड़ी सिंपल भाषा में आप कह सकते हो, और यही लोक कल्याणकारी राज्य आजकल कर रहा है, यही आरक्षण में देखने को मिल रहा है आपको। चलिए, रॉल्स ने उचित समान अवसर, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और वितरण न्याय के ऊपर बल दिया है। वितरण न्याय, देखो वितरण न्याय, अब आपके मन में विचार है सर ये क्या सा कॉन्सेप्ट है। देखो, रॉल्स चीजों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उस पर ध्यान देता है कि जो वितरण है ना, वितरण वो चीजों का ठीक होना चाहिए। यानी जो प्रोसीजर है वो करेक्ट होना चाहिए, और प्रोसीजर को ठीक करके फिर जो चीजें प्राप्त होंगी वो भी ठीक होनी चाहिए। यानी दोनों प्रकार की कॉन्सेप्ट को मानता है। ये तात्विक न्याय प्राप्त करना चाहता है सही प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से, फिर तात्विक न्याय को प्राप्त करना चाहता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अब आता है न्याय का, वैश्विक न्याय का कॉन्सेप्ट, यानी न्याय का जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार का है मेरे प्यारे बच्चों, उसको एक बार समझ लीजिए। वैश्विक न्याय का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, इसको और जान लेते हैं।
देखो, वैश्विक न्याय विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश करता है। ये ग्लोबल लेवल की बात करता है। वैश्विक न्याय यानी ग्लोबल लेवल पर, आप संपूर्ण ग्लोबल लेवल पर न्याय की स्थापना की बात करता है, पूरी दुनिया की बात करता है। देखो, रॉल्स भी वैश्विक न्याय की बात करता है, वो भी वैश्विक न्याय को जोड़ता है, यानी पूरी ग्लोबल लेवल पर। ये किसी क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते, ये पूरी दुनिया की विकास की बात करते हैं। तो ग्लोबल लेवल को रॉल्स भी जोड़ता है, यानी आप वैश्विक न्याय करो, यानी संपूर्ण समाज में आप न्याय करो, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में न्याय नहीं, संपूर्ण समाज में आप न्याय करो, संपूर्ण समाज की न्याय की बात करता है वैश्विक न्याय विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश करता है। वैश्विक न्याय में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जैसे विश्व बैंक हो गई, आईएमएफ हो गई, इनकी भूमिका अहम है। तो विश्व बैंक और आईएमएफ जब किसी को कर्ज दें या जब किसी का वितरण करें चीजों का, तो प्रोसीजर और वितरण दोनों पे ध्यान दें, किस प्रकार से करना है। ऐसे देश और तीसरी दुनिया के देश हैं, उनकी ज्यादा आर्थिक मदद करें, उन्हें ज्यादा चीजें प्रोवाइड करें, ऐसी बातें करता है। वैश्विक न्याय के सिद्धांत का एक बड़ा मुद्दा यह है कि वो क्या समृद्ध देशों और गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, कि क्या समृद्ध देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, ये वैश्विक न्याय का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो कॉन्सेप्ट है, अगर देखेंगे रॉल्स वगैरह के अकॉर्डिंग, तो करनी चाहिए भाई, मदद करनी चाहिए, ये उनकी कर्तव्य है, या ये गरीब देशों का अधिकार है कि उन्हें अपनी मदद लेनी चाहिए। भी बड़े कंफ्लिक्टिंग पॉइंट है। जो अमीर देश है उन्हें क्यों मदद करनी चाहिए भाई, गरीब देशों की क्यों मदद करनी चाहिए? तो यही तो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तो कुछ लोग विचारक कहते हैं कि आदमी अपनी संपत्ति को क्यों देगा भाई फालतू में, आप अपनी संपत्ति को क्यों दोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी को क्यों दोगे? प्रॉपर्टी आपका अधिकार है, अपनी प्रॉपर्टी कमाई है, तो आप अपनी संपत्ति को, आप अपनी प्रॉपर्टी को क्यों दोगे? तो अब इसमें बड़ी समस्या है कि प्रॉपर्टी कैसे कमाई है। तो प्रॉपर्टी ये आगे आपको देखने को मिलेगा, लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टी आपने कमाई कैसे है, यानी प्रॉपर्टी आपने किसी स्किल से कमाई है। जैसे आप डॉक्टर हो और आप लोगों से ज्यादा पैसा लेते हो क्योंकि आपके अंदर स्किल है, तो ठीक है, आपने प्रॉपर्टी कमाई, आपकी संपत्ति अधिकार है, आप क्यों दोगे भाई प्रॉपर्टी अपनी? भाई अगर मान के चलो आप डॉक्टर हो और आप एक ऐसे डॉक्टर हो जो आदमी का कैंसर ठीक कर सकते हो, तो अगर आप उस कैंसर को ठीक करने के ज्यादा पैसे लेते हो तो आपकी संपत्ति गलत नहीं है। तो गलत क्या है संपत्ति में आपकी में? लॉजिक यही तो मानता है। लेकिन अगर आपकी संपत्ति वैसे आपको प्राप्त हुई है, ठीक है, वितरण संपत्ति हुई, पैसे मिले और आपको संपत्ति प्राप्त हुई है, उसमें से आप वितरण संपत्ति कर सकते हो। दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। तो चलिए, यह सिद्धांत वैश्विक असमानताओं जैसे गरीबी, भूख और शिक्षा की कमी के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्यायपूर्ण नीतियों के निर्माण की आवश्यकताओं को महसूस करता है कि भाई दुनिया में जो वैश्विक है वो सहयोग होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्यायपूर्ण नीतियों के निर्माण की बात करता है। आवश्यकताओं को महसूस करता है कि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो न्याय की आवश्यकता है, नीतियों की आवश्यकता है, वो स्थापित होनी चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पर सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात करता है। देखो, मैंने कहा था कि रॉस ने भी वैश्विक न्याय के सिद्धांत को दिया है, उसका अपना दृष्टिकोण है। रॉस ने वैश्विक न्याय को अपने द डोमेन ऑफ जस्टिस में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है। रॉस के अनुसार न्याय केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होना चाहिए बल्कि वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। रॉस मानता है कि जस्टिस है कि ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। रॉस ने लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत द लॉ ऑफ पीपुल्स में वैश्विक न्याय के बारे में विचार किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी न्याय की सीमाएं जो है ना, किसी देश क्षेत्र तक नहीं बंधी रह सकती। न्याय ग्लोबल होना चाहिए। सब समाज, देखो दो प्रकार के समाज की बात करता है रॉस। एक कहता है कि भाई सभ्य समाज है, यानी शिष्टाचार वाला समाज है, और एक खराब समाज है, तो वो समाज अच्छा है, उसकी स्थापना जहां से ज्यादा लोगों में होनी चाहिए, जहां से ज्यादा फैलना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। रॉस ने यह माना है कि समृद्ध देशों में गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। ये तो लोक कल्याण के राज्य कॉन्सेप्ट की बात करता है, लेकिन इसे समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। समानता से करो, सम्मान के आधार, सम्मान से करो, ऐसे नहीं तुम्हारी मदद करे तो गरीब लो जो पैसे ले जाए हमसे। रॉस का मानना था कि वैश्विक न्याय का मतलब केवल संसाधनों का वितरण नहीं बल्कि संस्थागत न्याय भी होना चाहिए। अभी बड़ी अच्छी चीज है, इंस्टीट्यूशनल जस्टिस की बात करता है। ये कहता है कि देखो, वैश्विक न्याय का मतलब ये नहीं कि संसाधनों को आपने बांट दिया,
आपने पैसे थे, आपने सबको बांट दिया। न्याय संस्थागत होना चाहिए, जो हमेशा चलता रहे, और जो देश का विकास हो जाए वो उसमें से निकल जाए, वो दूसरों का विकास करे जो गरीब है। ऐसे विकास होना चाहिए, संस्थागत होना चाहिए। इसके बारे में बात करता है। अब आता है इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ द जस्टिस, जो रॉबर्ट नॉजिक का विचार है। स्वामित्व का अधिकार इसे कहते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक जो है ये संपत्ति को लेकर ज्यादा बात करता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो संपत्ति को लेकर है, और ये कहता है कि संपत्ति अगर व्यक्ति ने अपने स्किल से कमाई है तो संपत्ति को किसी को देगा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी। अगर उसे प्रॉपर्टी किसी खानदानी उसमें मिली है, या उसके बाद प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, या प्रॉपर्टी उसके पास है, या किसी आदमी ने प्रॉपर्टी किसी तरीके से प्राप्त कर ली है, तो बात सत्य है कि उसकी प्रॉपर्टी को बांटा जा सकता है। रॉबर्ट नॉजिक ने एनलाइटमेंट में न्याय को व्यक्तियों के स्वामित्व अधिकार पर आधारित बताया। अब व्यक्तियों का स्वामित्व अधिकार कैसे, यानी जो प्रॉपर्टी उस पर स्वामित्व का अधिकार किस प्रकार का है। नॉजिक के अनुसार हर व्यक्ति का अपने संपत्ति और संपत्तियों पर पूर्ण अधिकार है अधिकार। अगर आपने वो प्रॉपर्टी अपने स्किल से कमाई है तो अधिकार है। अधिकार सिद्धांत के अनुसार किसी भी संपत्ति का वितरण तभी न्यायपूर्ण होता है जब वो मुक्त आदान प्रदान द्वारा प्राप्त किया गया हो। वाह, अपने कोई पैसा मुफ्त में आपको मिला, कोई आपका लॉटरी लग गई, कुछ ऐसा हुआ कि आपको पैसे मुफ्त में मिले, मुफ्त आदान प्रदान से कोई चीज आपको प्राप्त हुई है, तब आप उसका वितरण समान करोगे। राज्य किसी को पैसा दे रहा तो समान दे, समान माने कि भाई सबको समान पैसा मिलेगा, सब बराबर है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने स्किल से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, अगर किसी आदमी को स्किल है, वो ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो उसको ये ज्यादा पैसे चार्ज करने का अधिकार है। कोई अच्छा डॉक्टर है, अच्छा सीए, अच्छा वकील है, अगर आप उसकी सेवा लेने जा रहे हो तो उसको ज्यादा पैसे आपसे लेने का अधिकार है, अगर वो आपकी उस समस्या को दूर कर पा रहा है, आपको सुविधा दे रहा है। ही हैव राइट टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी। नॉजिक का मानना था कि हर राज्य मुख्य कार्य केवल नागरिकों के स्वामित्व अधिकारों की रक्षा करता है। ये देखो, राज्य का मुख्य कार्य है कि नागरिकों के पास जो स्वामित्व का अधिकार है, नागरिकों के पास जो प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना, ये राज्य का मुख्य कार्य है। एक गिलास पानी, ये राज्य का मुख्य कार्य है। नॉजिक ने 3 सिद्धांत दिए। एक तो न्यायपूर्ण अधिग्रहण, जस्ट एक्विजिशन, न्यायपूर्ण हस्तांतरण, और तीसरा है न्यायपूर्ण सुधार। इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है? लॉजिक कहता है कि न्यायपूर्ण अधिग्रहण, यानी जो प्रॉपर्टी किसी की लो तो उसका अधिग्रहण होना चाहिए, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। और न्यायपूर्ण हस्तांतरण, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो तो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, यानी बराबर जानी चाहिए। और सुधार भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसी चीजों को लेकर कोई टैक्सेशन हुआ, कुछ हुआ, तो उसका सुधार न्यायपूर्ण होना चाहिए। लॉजिक ने आर्थिक असमानताओं को स्वीकार किया। उसने कहा आर्थिक असमानताएं हैं बशर्ते स्वतंत्र व्यापार और स्वैच्छिक आदान प्रदान से उत्पन्न हुई हो। कहता है कि अगर आर्थिक असमानता है और वो व्यापार से या स्वैच्छिक आदान प्रदान से अगर पैदा हुई है, कोई चीज किसी आदमी किसी को महंगी बेची तो या असमान व्यवहार किया, अगर तब पैदा हुई है तो आर्थिक असमानता है। स्किल से पैदा हुई है तो नहीं है। लॉजिक का मानना था कि न्याय का अर्थ है किसी को उसका सही हक मिलना, न कि समाज में समानता स्थापित करना। सही हक मिलना, ये मेन बात करता है कि देखो समाज में समानता स्थापित हो ही नहीं सकती अगर आप स्वैच्छिक आदान प्रदान करोगे। व्यापार, पहली बार लाइन को दोबारा समझो। लॉजिक ने आर्थिक असमानताओं को स्वीकार किया बशर्ते वे स्वतंत्र व्यापार और स्वैच्छिक आदान प्रदान से उत्पन्न हुई हो। ये कहता है आर्थिक असमानता अगर, उल्टा हमने पढ़ लिया था, आर्थिक असमानता अगर स्वतंत्र व्यापार से पैदा हुई है, कोई आदमी के पास कोई चीज है उसको महंगी बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, ठीक है। अगर कोई आदमी स्वैच्छिक आदान प्रदान कर रहा है, स्किल का आदान प्रदान कर रहा है, डॉक्टर है, सीए, वकील है, आप महंगा ले रहे हो तो आप ले सकते हो। ऐसी असमानताएं समाज में है जो स्किल से और ऐसी चीजों से पैदा हुई है जो आदमी के पास स्पेशल राइट्स है। लॉजिक कहता है कि देखो न्याय का अर्थ ये नहीं है कि आप समाज को समानता स्थापित कर दोगे। सबको आप समान कैसे कर सकते हो यार? समाज में न्याय का अर्थ है किसी को उसका हक मिलना चाहिए, सबको समान नहीं, उसका हक मिलना चाहिए। तो यहां जो रॉल्स का सिद्धांत है ना, उसका ही खंडन करता है, रोल्स वाली कॉन्सेप्ट का, कि संपत्ति अमीरों से लेके गरीबों में बांट दो, उसका ही खंडन कर देता है। लॉजिक के अनुसार कोई भी संपत्ति असंगत नहीं हो सकती
जब तक वो स्वतंत्र सहमति और न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित न की गई हो। क्या कह रहा है कि कोई संपत्ति असंगत यानी खराब नहीं हो सकती अगर वो स्वतंत्र सहमति और न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित करी गई है, तो प्रॉपर्टी खराब नहीं है। अगर आप, डॉक्टर ने लिखा है कि मेरी फीस 1000 रुपए है और आपने जाकर 1000 रुपए दिए हैं, उस डॉक्टर ने इस 1000 रुपए से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कमाई है, तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है कि उस डॉक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो असंगत नहीं है। उस डॉक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो 100% करेक्ट प्रॉपर्टी है। ये लॉजिक कहता है, बड़ी सिंपल सी बात करता है। अब न्याय को लेकर थोड़ी बहुत किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो। एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, ये कुछ किताबें हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 2-3 किताबें हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस ऑफ फेयरनेस आप छोड़ सकते हो। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमृत सेन की बुक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 किताबों पे मैं निशान लगा रहा हूँ जो हर बार पूछी जाती है, हाँ, ये किताब द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बाय डी राफेल, ये भी किताब एक बार पूछी तो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बाय कार्ल, इंपॉर्टेंट नहीं है खास ये। तो ये किताबें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट वर्गर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन किताबों को देख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट किताबें हो जाती हैं। इन किताबों को आप ध्यान से एक बार देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे मित्रों। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा। आपको जो डाउट हो उन डाउट्स को एक बार आप जो है प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे टेस्ट सीरीज में, उसमें आप डाउट्स को देख सकते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।